दिलचस्प है क्योंकि मामला मुलाजमीन का है और हुकूमत बनने से पहले, नई हुकूमत बनने से पहले तमाम लोगों ने अपने मंशूर में इस बात को कहा था कि मुलाजमीन को बरतरफ करने वाले मामले पर रोक लगेगी और मुलाजमीन को अपना माफी ज़मीर सामने रखने पर भी एक मौका दिया जाएगा। लेकिन कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्मनामे के तहत 2 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया। एलजी इंतजामिया ने कल इख्तियारात का इस्तेमाल किया, मजीद 2 मुलाजमीन को रात देर किया मुअत्तल। और नई हुकूमत के सामने एक और बड़ा चैलेंज ये पैदा हो गया कि क्या 2 पावर सेंटरों के बीच यह मामला चल सकता है आगे या नहीं। जहां एक तरफ से सियासी जमातें मैदान के अंदर है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से यह कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस पूरे मामले पर संजीदगी के साथ गौर करना होगा और देखना होगा कि मसले का हल कैसे निकले। वहीं पर अलहदगी पसंद खीमा या मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक भी आज मैदान में आए। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए साफ कर दिया कि उमर अब्दुल्ला को इस तरीके के इक़दामात रोकने चाहिए और अपने दफ्तर का इस्तेमाल करना चाहिए। मीरवाइज का बड़ा बयान मुलाजमीन के लिए सामने आया। याद रखिएगा, मुअत्तल 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 311 के तहत खसूसी इख्तियारात के तहत एक कमेटी बनाई गई है जो उन मुलाजमीन को बरतरफ करती है, मुलाजमतों से फारिग करती है जिनके ऊपर मुल्क दुश्मन अंसर होने का या मुल्क दुश्मनी का या मुल्क के साथ गद्दारी करने वाले लोगों की हिमायत करने का किसी न किसी तरीके से सबूत मिलता है, जिसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। ये पूरी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस के खसूसी दस्ते यानी इंटेलिजेंस विंग के कहने पर होती है, उनकी रिपोर्ट्स पर होती है। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स है वो अपने तरीके से रिपोर्ट देते हैं। फाइनली इसको फाइनल कॉल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लेते हैं और तकरीबन 100 से ज्यादा मुलाजमीन को अभी तक बरतरफ किया गया है और ये माना जा रहा है कि इससे वो लोग बाहर हुए हैं जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां करते थे और दूसरी तरफ से सिस्टम में रहकर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक यह मामला चल रहा था, लेकिन नई हुकूमत बनने के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा है, जिस तरीके से सियासी जमातों ने बयानात दिए हैं, तो क्या वाकई तौर पर एक बड़ा मसला नई हुकूमत उमर अब्दुल्ला के सामने है, जिसके 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है और अभी भी बिजनेस रूल सामने नहीं है। और शायद यह भी एक बड़ी वजह है कि जो इख्तियारात दिए गए हैं रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत वो अभी भी ज्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही मौजूद है। पूरे मामले पर बातचीत करेंगे जी। रफीक राथिर साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान है, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उमेश तलाशी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान है, इन्होंने भी ज्वाइन किया है जी। और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत उमेश आपसे करूंगा। जिस तरीके से हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को देखा, जिस तरीके से हमने उमर अब्दुल्ला को कैंपेन में सुना था कि जनाब ये पूरा सिस्टम जो है ये खत्म हो जाएगा और हम एक रास्ता ढूंढेंगे कि अगर इस तरीके की कार्रवाई करनी भी पड़े तो मुलाजिम को अपना माफी जमीर अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इस बीच रात देर के एक फैसला हुआ है, उमर अब्दुल्ला साहब रियासत में मौजूद नहीं है, वो बाहर है, उमरा पर है। लेकिन कितना बड़ा चैलेंज अभी उमर हुकूमत के सामने है, जिस तरीके से कल रात का ये ऑर्डर सामने आया, क्या वाकई तौर पर एक बड़ा चैलेंज है? क्योंकि अब अलहदगी पसंद खीमे से लेकर सियासी जमातें कह रही हैं कि उमर मस्ट टेक ए कॉल। देखिए इशफाक साहब, बिल्कुल इस पे कॉल लेने की जरूरत है और हम बड़े एडमेंट रहे हैं शुरू से ही, चाहे हमारे इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, कि ऐसे केसेस को हम बिल्कुल रिव्यू करेंगे और इन चीजों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसके हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पेन के स्ट्रोक से आपने किसी को टर्मिनेट कर दिया, एटलीस्ट उसको इतना हक होना चाहिए कि वो एक लीगल कोर्स लेने का हक मिलना चाहिए उसको। तो बिल्कुल इस चीज पे बात होगी। जैसा आपने खुद कहा कि ना तो अभी बिजनेस रूल सेट हुए हैं, हमने तभी कहा था, हम अब भी कहते हैं कि ये जो डुअल कंट्रोल सरकार है, ये डुअल कंट्रोल ऐसे नहीं चलेगा, बड़ा एक सेंसिटिव स्टेट है। तो डुअल कंट्रोल में यही कंफ्यूजन्स होते हैं और उम्मीद करते हैं हम श्योर करते हैं कि जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि ये केसेस रिव्यू होंगे या बाकी चीजों को, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको एक लीगल हियरिंग का हमने वादा किया था कि जो बाहर को हमारे बच्चे बंद हैं या इस तरह के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए दिन पास होते हैं, तो इन चीजों का बिल्कुल जायजा लिया जाए। बिल्कुल एडमेंट है हम इस चीज में, वी आर वेरी क्लियर। ओके, रफीक राथिर साहब, आप मुलाजिम अंजुमन के सरबराह भी रह चुके हैं, आपने ट्रेड यूनियन
लीडरशिप को भी देखा है। 5 अगस्त के बाद जो सिचुएशन उभर कर सामने आई और जिस तरीके से आर्टिकल का जिक्र किया गया 311 AC के तहत यह कार्रवाई हो रही है, कहां पर आपको लिक्यूना इसमें लग रहा है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जनाब इंतजामिया के अंदर जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया वहां पर भरपूर मौका दिया जाता है मुलाजिम को और उसे पता होता है कि मेरी फाइल किस टेबल से कहां जा रही है और आगे इसका क्या हल होना है। किस हद तक आप इससे मुतमईन हैं? और पॉलिटिकली जो ये कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट का ये पहला जी ऑर्डर है, हद तक ये सही है? क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक का पार्टी के बहुत सारे लीडर जो है वो सोशल मीडिया पर ये चला रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट का ये पहला ऑर्डर है जो उस मैनिफेस्टो के खिलाफ है जो उन्होंने सामने रखा है अवाम के। देखिए और साहब, शायद ही मुझसे कोई बेहतर आपको इस मामले में जवाब दे सकते हैं या इस मामले से आपको जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने फरमाया मैं जॉइंट एक्शन कमेटी का जम्मू कश्मीर का सदर भी रहा हूँ, तो मेरे दौर में जब मैं सदर था तो मेरे दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ गालिबन 2021 में 2021 में शुरुआत हुई। देखिए बेसिक एम्प्लॉय अगर मैं बात करूं आपको, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर सरकार में, हर स्टेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डील करने के लिए एक लाहे अमल होता है और उस लाहे अमल को न कोई इनकार करता है और होना भी चाहिए। अगर आप लाहे अमल वजह नहीं करें, कवानीन न बने जिसकी रूह से आप मुलाजिमिन को गवर करें, तो वो एक डिस्टर्बेंस हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, मुलाजिमिन को डिसिप्लिन करने के, उनके काम को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम आपके पास है। उस सिस्टम की रूह से हमारे पास 262 SRO RE आर्टिकल मौजूद था, जिसमें आप उन मुलाजिमों के खिलाफ एक्शन ले सकते थे जो कहीं पर भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कानून या ब्रीच ऑफ जो उनको असाइन की गई थी ड्यूटी उसको करते, तो उसमें वो सारा कुछ था। लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि 2021 में सरकार को क्या जरूरत पड़ी, गवर्नर राज को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने एक और स्ट्रिंजेंट लॉ लाया 311 और उसको इन्होंने इतना स्ट्रिंजेंट बनाया है कि आप खुद ही FIR करेंगे, खुद ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खुद ही वकील हैं, खुद ही जज हैं और खुद ही फैसला सुनाएंगे। और उसके बारे में जब पहली वो लिस्ट आई, टर्मिनेशन की लिस्ट 2021 में, तो जब 6 मुलाजिम थे तो मैंने प्रोटेस्ट किया श्रीनगर में, अगर आपको याद होगा। तो उसके बाद कंटिन्यूसली मैं अखबारात में आपके मीडियम के थ्रू, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू सरकार को बावर कराता रहा कि ये जालिमाना हरकतें, ये आर्बिट्ररी है, डिक्टेटोरियल है, ये अनजस्टिफाइड है, इनजस्टिस है। कितने अल्फाज में मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, क्योंकि जो मुलाजिमीन थे मुझे पता है उनकी हालत क्या है। आप लोगों को लाएंगे, वो अपने कोजी रूम्स में बैठकर या आपके स्टूडियो में बैठकर बड़े बड़े बयान दे देंगे, लेकिन मुझे पता है उनकी हालत क्या है। उनमें से कई मुलाजिमीन ऐसे हैं जिनके खिलाफ कभी FIR था ही नहीं, और कई मुलाजिमीन ऐसे हैं अगर उनके खिलाफ FIR था भी, लेकिन एक कोर्ट ने उनको इक्विट भी किया है। तो जब 311 आपने लाया तो उसकी रूह से आपकी कोई भी आवाज सुनी नहीं जाएगी। और अलमिया देखिए, अगर आप इसको रिट करना चाहते हैं, अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, यही कमेटी जिसने आपके खिलाफ एक्शन किया है, जिसने आपको टर्मिनेट किया है, उसी के सामने आपको अपनी बात रखनी है। तो इससे बढ़कर और जुल्म क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में ये जुल्म की इंतहा है। आप रोजगार नहीं देते, लेकिन लोगों से रोजगार छीन लेते हैं। ठीक है, ये प्रोस्पेक्ट जो आपने रखा साहब बहसते साबिक मुलाजिम लीडर के, लेकिन जिस तरीके से PDP ने कल से इसको पेश किया कि उमर अब्दुल्ला की पहली ट्रेजेडी सामने आ गई और पहला अवाम मुखालिफ फैसला आया, सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड करवाया आप लोगों ने कल से। ये देखिए, सवाल इसमें सियासत का नहीं है। आप मुझे बताइए, बिजनेस रूल्स अभी वाजिया नहीं है जो अभी हमारे दोस्त कह रहे थे, लेकिन आपकी जबान पर भी ताला है क्या आपके चीफ मिनिस्टर बात नहीं कर सकते? आपके MLA बड़ी डेंगे मारते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में, हमारा सर कटेगा, सर नहीं झुकेगा, लेकिन ये इस पर बात क्यों नहीं करते आप? एक भी मिनिस्टर, एक भी MLA, एक भी MP इनका दिखाए मुझे जिसने बात की होगी इन गरीबों की, इन मजलूमों की। वो आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप बात नहीं कर सकते तो आपका हक क्या है इस कुर्सी पर बैठने का? अगर आप लोगों की तर्जुमानी नहीं कर पाएंगे, अगर लोगों के रोजगार नहीं आप बचा पाओगे, तो आपको क्या हक है इस कुर्सी पर बैठने का? ठीक है, आपको एहतिजाज करना चाहिए, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपको बात करनी तलाशी चाहिए। साहब को मैं दोबारा लाऊंगा, उससे पहले डॉक्टर ताहिर चौधरी, क्या आर्टिकल 311 जिसका सहारा लिया जाता है ये लगातार अब रिव्यू में आना चाहिए? और वाकई तौर पर क्या बीजेपी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि विद आयरन हैंड्स हमने ये सारी चीजें चलानी है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर लगातार कहा गया, माजी में भी और कल भी इसी तरीके का बयान सामने रखा गया, क्या आप भी एंडोर्स कर पाएंगे? या बीजेपी भी ये चाहती है कि जनाब नहीं, कुछ मामला देखा जाए, सख्ती बहुत है?
नहीं नहीं गौहर साहब, देखिए, जब देश की सुरक्षा की बात आती है, अपने लोगों की सुरक्षा की बात आती है, अगर हमने अपने लोगों को बचाना है, सिविलियंस को बचाना है, और टेररिस्ट अटैक, टारगेट किलिंग्स का अगर हम बारे में सोचें, तो अगर ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के लिंक्स पाए जाते हैं, और मुझे लगता है जब ये सारी चीजें हमारी सरकार की एजेंसी सारी चीजें वेरीफाई कर लेती है, पुख्ता सबूत उनके हाथों में आ जाते हैं, तब जाके इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं। ऐसे हवा में ये चीजें नहीं होती हैं। इन चीजों के ऊपर मुझे नहीं लगता कि हम किसी को भी सख्त करनी चाहिए, लेकिन अगर लोगों की हिफाजत के लिए, मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए, टारगेट किलिंग को कंट्रोल करने के लिए ऐसे एक्शन सरकार लेती है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत चीज है। और जो दूसरे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे आज भी, जो भी सरकार की एजेंसियों की नजर में नहीं होंगे, उनके लिए एक सबक बनता है कि वो आज भी बैकफुट पे आ जाए, क्योंकि इनको टाइम दिया जाता है। आपने साजम को, उस एम्प्लॉय को पता होता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी फाइल चल रही है, उसके ऊपर नजर रखी जा रही है, तो उसको एक काफी लंबा टाइम मिलता है इस चीजों को देखने के लिए कि वो वापिस आ जाए। लेकिन ये लोग वापस नहीं आते, और इस तरह के फैसले सरकार को मजबूरी में लेने पड़ते हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती किसी का घर उजड़े, किसी की नौकरी जाए। ये कोई भी सरकार नहीं चाहती। ये सरकार का काम है लोगों को रोजगार देना। लेकिन जब अपने ही लोगों की हिफाजत की बात आ जाए, उनकी जानों के ऊपर, हम कितने लोगों को हमने टारगेट किलिंग में खोया है, जब ये चीजें आती है तो मुझे लगता है ये एक्शन होने चाहिए। आप किसी ऐसे फैमिली के मेंबर से अगर आज बिठा के बात करते जिसने किसी ने अपने को खोया हुआ है, तो मुझे लगता है कि होता कि जो भी फैसले सरकार ले रही है अच्छे ले रही है। ठीक है जी। एमपी का मौकफ ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जिस सिमत में चल रही है, जिस आर्टिकल के सहारा लेकर उस डेडवुड को बाहर निकालनी या उन लोगों को बाहर निकाल रही है जो रियासत के अमन के लिए, मुल्क की सलामती के लिए खतरा, ये सही है। उमेश तलाशी साहब, दो व्यू पॉइंट्स आपके सामने। एक जो रफीक रातर साहब कह रहे हैं कि आप की जुबानों पर ताला है और लगता है ऐसा है कि कंप्रोमाइज बहुत कुछ हो गया है। नो डाउट कि अभी बिजनेस रूल्स हमारे पास नहीं है। वहीं बीजेपी का मानना है कि सलामती के साथ किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज ही नहीं होना चाहिए। मैं अभी पीडीपी के तर्जुमान को सुन रहा था। देखिए, इनका काम है इस चीज पे सियासत करना, क्योंकि आज जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, अभी बिजनेस रूल्स नहीं है, डबल इंजन कंट्रोल चल रहा है, ये सब इनकी कारकर्दगी वजह से है। तो इनको तो पहले मैंडेट है ही नहीं इस चीज पे बात करने का। जो जम्मू कश्मीर की बर्बादी 2019 के बाद हुई है, उसका सीधा सीधा श्रेय इनको जा। बाकी रही बात बीजेपी की, जो बीजेपी के तर्जुमान कह रहे हैं कि देश की सिक्योरिटी एंड देश की, तो इनके एक ऑटोक्रेटिक सेटअप को हम देखते आ रहे हैं, तो इनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऑटोक्रेटिक सेटअप चला रहे हैं, उनको चलाने दीजिए। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हम कमिटेड हैं कि हम ये सब केसेस रिव्यू करेंगे। एक फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए इन लोगों को जो भी इसमें मुलव्वस हैं। एक फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए। एक स्ट्रोक ऑफ पेन से किसी का नौकरी। लेकिन खतर साहब का तो ये गिला है ना कि कल से आपकी जमात लगातार खामोश है। जो ट्विटर पर बहुत सारी बातें रखती थी, वीडियोस वायरल करवाती है, इस मामले पर बिल्कुल खामोशी है और ऐसा लग रहा है कि शायद सांप सूख गया सरकार को। देखिए, मामले पे कहीं नहीं, कोई खामोशी नहीं। रिव्यू होगा और बिल्कुल बिलखसूस होगा। कोई खामोशी नहीं। अभी इस चीज को पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनको करने दीजिए पोलिटिसाइज। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि उन्होंने क्या वादे किए हैं लोगों के साथ, और बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस उन वादों पे खरा उतरेगी। ठीक है रात्र साहब, जवाब मिल गया ना। कह रहे हैं कि जनाब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ किया जाएगा उन सबको पता लगा, लेकिन बिजनेस रूल्स अभी नहीं है, ड्यूअल कंट्रोल है। तो मैं सीधे ताहिर चौधरी साहब आपके पास भी आऊंगा। ये खबरें तो ये भी है कि ड्यूअल रूल शायद बहुत देर तक चले। क्या कोई एक्सपेक्टेशन है दिल्ली से, आप लोगों के पास कोई खबर इस तरीके की कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई अच्छी राहत भरी खबर हो नए साल के साथ ही? क्योंकि काफी उम्मीद है लोगों को है कि शायद दिल्ली से कोई न्यू ईयर गिफ्ट भी आएगा। देखिए गौहर साहब, उमरा का डायरेक्ट दिल्ली में उनका आना जाना लगा रहता है। उमरा करने गए हुए हैं, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए भी दुआ करेंगे और आते टाइम पे दिल्ली से होते आएंगे। तो खुशखबरी की उम्मीद उमर साहब से ही है कि कुछ लेके आए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि देश की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा कहीं पे हम दाव पे नहीं लगने देंगे। और जो भी सरकार फैसला लेती है बहुत सोच समझ के लेती है। मुझे लगता है कि आज आपको किसी ऐसे परिवार के इंसान को बिठाना चाहिए था जिनका कोई घर का इंसान टारगेट किलिंग में खोया होता, या जो लोगों ने इस चीजों से नुकसान पाए हैं जिन परिवारों ने कश्मीर के अंदर, तो जवाब ज्यादा अच्छा मिलता। और इस चीजों पे सियासत नहीं करनी चाहिए।
सरकार जब ऐसे कदम उठाती है और इन्वेस्टिगेशन करके उठाती है, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर टिप्पणी करने की कोई जरूरत है। राठौर साहब कह रहे हैं ना, टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है, सरकार जो कर रही है वो प्रॉपर वे में है। आप कह रहे हैं कि जनाब वन वे कम्युनिकेशन है, सेकंड लाइन को सुना नहीं जा रहा है। तलाशी साहब कह रहे हैं कि जनाब थोड़ा सा इंतजार करें, देखिए हालात कैसे होंगे, हम सारे के रिव्यू कर देंगे। पहले मैं तलाशी साहब से गुजारिश करूं, मैंने पहले भी कहा कि यह हकीकत है कि बिजनेस रूल्स अभी डिफाइंड नहीं है, लेकिन बिजनेस रूल्स डिफाइन होने तक ना इन्होंने खाना बंद किया, ना पीना बंद किया, ना घूमना बंद किया, और प्रोटोकॉल भी एंजॉय कर रहे हैं। तो बात क्यों नहीं कर सकते, वो बात भी करें, नंबर एक। दूसरी बात, जो मेरे चौधरी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अक्सर बेहतर डिबेट्स में आते हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूंगा। अब मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि मुलाजमून के खिलाफ एक्शन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा बहसीती प्रेसिडेंट, मैंने रिकमेंड किया है सरकार को कि जहां जहां भी आपको लगता है डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी हुई है, कहीं करप्शन है, कहीं कुछ लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, उनके खिलाफ एक्शन करें। लेकिन मेरा मुतालबा यह है कि उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की आप इजाजत देते, आप उनको यह मौका क्यों नहीं देते कि वो अपने डिफेंस में बात करें। आप किसी आदमी का नवाला छीन रहे हैं, किसी घर का आप रोजगार छीन रहे हैं, पता आप 4, 5 या 10 अपराध जो उसके घर के, उन सबको कत्ल कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि यहाँ पर टारगेट किलिंग्स हुई, हम समझते हैं यहाँ पर मिलिटेंसी हुई, हम समझते हैं सेंसिटिव स्टेट है, सेंसिटिव इश्यूज हैं, लेकिन उन सब के बावजूद आप ही फैसला करें। अगर आप मेरी जगह होंगे, आप उनकी उस जगह होंगे जिस आदमी के साथ इस तरह का सलूक किया गया, कम से कम मौका तो दें बात करने का, उसको मौका दें अपने आप को डिफेंड करने का। हम ये तो नहीं कहते कि आप एक्शन न ले लें, भरपूर तरीके से एक्शन ले लें, लेकिन एक तरफ से एक्शन ना हो। आप FIR भी खुद, सॉरी, आप FIR भी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी कैरी ऑन करें। आप FIR भी खुद ही करेंगे, आप खुद ही कोर्ट में भी ले लेंगे और खुद ही आप फैसला भी सुनाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये सरासर जाती है। ठीक है उमेश जी, हिकमत अमली क्या पार्टी ने कोई बनाई है कि किस तरीके से इनको रिवाइज किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा इन तमाम केस को? नंबर 1। नंबर 2, अभी 2 पावर सेंटर से हमारे सामने, चीफ मिनिस्टर साहब की कैबिनेट एक तरफ से है, LG साहब का दफ्तर दूसरी तरफ से। अगरचे बज़ाहिर कोई टकराव नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले जो टकराव था उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है ग्राउंड पर कहीं ना कहीं। देखिए, टकराव तो ना होने का तो कोई सवाल नहीं है। टकराव तो आप देखिए, LG साहब के यहाँ से ऑर्डर्स आते हैं। मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम यही है, यही लोग हमारे खिलाफ स्टेटहुड का रेजोल्यूशन क्यों लेके आए जी। पहले आप स्टेटहुड का, क्योंकि यही चीजें होती हैं जब पावर आपकी डिसमेंटल हो रही हो, तो ये कोल्यूशंस होते हैं। तो इन चीजों का जायजा ले रहे हैं, लिया जाएगा। सरकार काम कर रही है अपना, थोड़ा इनको रखने की जरूरत है। जो भी कमिटमेंट्स हैं, जो भी कहा गया है, जो भी ऐसे केसेस हैं या बाकी सारे केसेस हैं जिन पे हमने बात की है इलेक्शन के दौरान, हर चीज पे अमल हो। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, जिस तरीके से रफीक राहत बता रहे थे जनाब, एक सेंसिटिव इशू है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जनाब हाँ, जिसने जुर्म किया उसको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन उसको मौका दिया जाए। तो क्या ये जो आर्टिकल 311 ABC शिक्के हैं इसको दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत का वक्त आ गया है? क्या बीजेपी इसको थॉट कर रही है एज ए पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर के, कि हाँ कि मौका तो मिलना चाहिए बात करने का? ऐसा ना हो कि किसी ने एक कमरे में रिपोर्ट लिखी, दूसरे कमरे में फाइल पहुंची और LG साहब तक जो रिपोर्ट आई उसने उस रिपोर्ट को बेस बनाकर अपना ऑर्डर जारी कर दिया। तो ये जो सही वाला मामला है, क्या इसमें ये चीज मिसिंग है? तो मैं तो यही करूंगा, एक्सपेक्ट शायद आप इसको एंडोर्स करेंगे और आप भी अपने तरीके से ये कोशिश करवाएंगे कि ये एक उनसर अगर इसमें आ जाए, एक फैक्टर आ जाए, तो और ज्यादा राहत मुलाजमीन को मिल सकती है, उन लोगों को मिल सकती है जिनके खिलाफ कार्रवाई, और इस तरीके की खबरें भी नहीं आएंगी। नहीं गौर साहब, मेरी बात सुनिए। जब इस तरह के ऑर्डर होते हैं और एक एम्प्लॉय हो, 2 हो, आप कह रहे हैं अभी तक 100 के लगभग एम्प्लॉयज को सरकार ने निकाला है जॉब से और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस चल रही होंगी, इंक्वायरीज चल रही होंगी। जब ये वाले स्टेप्स लिए जाते हैं सरकार की तरफ से, बहुत प्रॉपर सिस्टम से लिए जाते हैं। ये 1 दिन 2 दिन या 7 दिन का मसला नहीं होता है, काफी लंबा टाइम पे इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलती है। बहुत सारी एजेंसियों से आउटपुट आते हैं, बहुत सारे लोगों से पता चलता है कि ये लोग कहाँ इन्वॉल्व है, और प्रॉपर सबूत होते हैं, प्रॉपर चीजें लेके सरकार इन चीजों के ऊपर एक्शन लेती है। तो मुझे लगता है उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है उनको अपना पक्ष रखने की, वो अपना पक्ष रखते हैं। ये चीजें तो सरकार को देखनी है, और सरकार मुझे लगता है कि
सिक्योरिटी को लेके, जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए, जम्मू कश्मीर के जैसे वारदातें होती हैं मिलिटेंट्स की और जैसे टारगेट किलिंग्स होती हैं, स्पेशली इन चीजों को देखते हुए ऐसी चीजें अगर सरकार कर रही है, बहुत जब ऐसी चीजें होती है तो हम ये चीज भी कहते हैं कि बहुत सारी काली बेड़े हमारे बीच में हैं, तो मिलिटेंट अपने मंसूबे में कामयाब तो ठीक है जी, मैं समझ गया। उमेश तलाशी जरा कंक्लूड करें इस पूरे मामले को। अब आप एक तो ये बिजनेस रूल्स वाला मामला कब तक सेट हो सकता है, क्या कोई अच्छी खबर है इस जीवन में? और जो ही ये बिजनेस रूल सेट होंगे वो पौंडीचेरी स्तर पर होंगे, उसमें जो कंट्रोल चीफ मिनिस्टर के पास रहेगा वो कितना है, और फिर जो दिल्ली वाले दरबार में आपके पास रहेगा वो कितना है, वो तो एक बड़ा फैक्टर बनेगा। फिर तो और ज्यादा कमजोरी है सरकार के अंदर, सारे सिस्टम के अंदर, अगर मिन और पौंडीचेरी वाला सिस्टम लग गया। देखिए गौर साहब, अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली इस चीज पे बात करना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बट नहीं, मैं बस एक चीज मैं उमेश तलाशी साहब इसलिए इस पॉइंट को रख रहा हूं। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 जब वजीर दाखिला साहब ने जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल के सामने रखा, 2 हिस्से किया, तो उसी वक्त उसने क्लियर कर दिया कि लद्दाख को चंडीगढ़ की तरह, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जब बारी आई तो उन्होंने कहा पौंडीचेरी वाला स्टाइल हम अडॉप्ट करेंगे, और उसके बाद जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आए वो ऑलमोस्ट टो कर रहे हैं उसी ऑर्डर को जो होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का, और जिस तरीके के ऑर्डर्स पौंडीचेरी में निकलते हैं कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। इसलिए मेरा यह सवाल बनता है कि अगर वैसा आया तो वजीर आला साहब की हैसियत और इस तरीके के हसास मामलों पर क्या वो बात कर पाएंगे? देखिए मैं वही कह रहा हूँ गौर साहब कि हम अभी अगर मगर पे तो मैं टिप्पणी कर नहीं सकता अभी क्या आएगा। आई थिंक कुछ दिन वेट करते हैं, देखते हैं किस हिसाब से क्या बिजनेस रूल्स आते हैं, क्या मॉडल बनते हैं, उस वक्त पे बात कर सकते हैं हम, कि अभी तो पता नहीं है कि किस हिसाब से सेटअप होना है। और जिस हिसाब से भी आएगा होपफुली इट विल बी गुड इनफ, और मेरे ख्याल में हम लोग एक अच्छी गवर्नेंस दे पाएंगे जम्मू कश्मीर को। बट कुछ दिनों का वेट कीजिए, जैसे इस पे बात करेंगे। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू स्पीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक राथिर साहब, उमेश तलाशी साहब, डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, इस मामले पर अपनी बात रखने के लिए। कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, बिजनेस रूल्स सामने आएंगे। जो वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान उमेश तलाशी कह के चले गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब बिजनेस रूल्स आएंगे तो क्या मुकम्मल रियासत जैसे वजीर आला को आप देख पाएंगे? एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि वजीर आजम साहब और वजीर दाखिला साहब ने ऐवान के अंदर जिस बात को दोहराते हुए कहा है कि बिजनेस जो बनेगा वो पौंडीचेरी तर्ज का होगा, और असेंबली के अंदर अब्दुल रहीम राथिर जो स्पीकर है वो इस बात को कह के ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं कि नए रूल्स के तहत निजाम को चलाना है। और वो नए रूल्स क्या है, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, सबके सामने आएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप बने रहेंगे हमारे साथ। खुसूसी प्रोग्राम डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के नाज़िम आला एंड डायरेक्टर के साथ एक खुसूसी बातचीत, उसको आप देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुझे दे इजाजत। अल्लाह नासिर।